को नमस्कार। मैं सुनीता कुमारी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। आज हम प्रेमचंद की कहानी पूस की रात की मूल संवेदना एवं उसके प्रमुख नायक हल्कू के चरित्र की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। पूस की रात कहानी में निश्चित रूप से कंबल की समस्या, कृषक के ऋण की समस्या और तत्कालीन कृषकों द्वारा कृषि छोड़कर मजदूरी करने की समस्या है। लेकिन इन समस्याओं का मूल कारण आर्थिक अभाव है। अतः पूस की रात कहानी की मूल संवेदना आर्थिक अंतर्विरोध की समस्या है। भारतीय समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता और कार्य कोई करे तथा मौज कोई उड़ाए, इसका उद्घाटन कहानी की मूल संवेदना है। पूस की रात प्रेमचंद की यथार्थवादी कहानियों में अग्रणी है। 1930 ईस्वी में रचित ये कहानी प्रेमचंद द्वारा आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के रास्ते को छोड़कर यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपना लेने की घोषणा करती है। ये उस यात्रा की शुरुआत है जो 1936 में कफन कहानी में चरम यथार्थ पर जाकर पूर्ण होती है। किसान वर्ग प्रेमचंद की चिंताओं में शीर्ष पर है। ये मार्मिक कहानी उनकी इस चिंता का प्रतिनिधित्व करती है। कहानीकार ने इसमें किसान के हृदय की वेदना को कागज के पन्ने पर उतारा है। पूस की रात की मूल समस्या गरीबी की है। बाकी समस्याएं गरीबी के दुष्चक्र से जुड़कर कर ही आई हैं। जो किसान राष्ट्र के पूरे सामाजिक जीवन का आधार है, उसके पास इतनी ताकत भी नहीं है कि पूस की रात की कड़कती सर्दी से बचने के लिए एक कंबल खरीद सके। दूसरी ओर समाज का एक ऐसा वर्ग है जिसके पास संसाधनों की इतनी अधिकता है कि उन्हें वह खर्च भी नहीं कर पाता। यही है आवारा पूंजीवाद का चरम विकृत रूप, जिसकी वजह से समाज में आर्थिक विषमता की दरार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अर्थव्यवस्था की इस फूहड़ता एवं विकृति पर यह मार्मिक कहानी व्यंग्य करती है। प्रेमचंद ने सर्दी के प्रतीक से इन दोनों वर्गों की तुलना दिखाते हुए समाज की कड़वी हकीकत को उकेरा है। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रह तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड। मैं क्या करूं? मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे चले आए। कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यही खेती का मजा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल। मजाल है कि जाड़े का गुजरा हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें और मजा दूसरे लूटें। ये सिर्फ हल्कू की वेदना ही नहीं, बल्कि भारतीय किसान के हृदय की वेदना है, जो आज भी किसी मुक्तिदाता का इंतजार कर रही है। हल्कू तो सिर्फ एक माध्यम पर प्रतीत होता है। ये हल्कू ही नहीं, बल्कि हल्कू के माध्यम से कृषि प्रधान देश में रह रहे अरबों लोगों का पेट भरने वाले उस अन्नदाता किसान की हृदय विदारक कथा है, जो सूरज के उदय होने से पहले ही खेतों में आ जाता है और अस्त होने के बाद भी खेत की मेड़ पर बैठकर अपने सपनों को फसलों के माध्यम से पूरा करने का अरमान सजा लेता है। लेकिन वह अरमान पूरा कहाँ होता है। एक समस्या से निकले नहीं कि दूसरी आकर सर पे खड़ी हो जाती है। एक भंवर से निकले नहीं कि दूसरा उन्हें अपनी चपेट में ले लेता है। इसी जदोजहद में उसकी पूरी उम्र कट जाती है और एक दिन वह इस संसार को हमेशा के लिए छोड़कर अन्यत्र यात्रा पर चला जाता है। प्रेमचंद गरीबी के मूल कारणों तक पहुंचते हैं। मार्क्स की भाषा में कहें तो हल्कू की गरीबी प्राकृतिक गरीबी नहीं है, जो उत्पादन की कमी से पैदा होती है। यह तो शोषण और संसाधनों के असमान वितरण से पैदा होने वाली कृत्रिम गरीबी है, जिसे आज भी सामंती शक्तियां कायम रखना चाहती हैं।
गोदान के होरी की तरह हल्कू भी नियति की वह हर साल सेठ साहूकारों से उधार ले और अपनी सारी कमाई सिर्फ सूद चुकाने में खर्च कर दे। उसने कंबल के लिए 3 रुपये बचाकर रखे थे, किंतु वह धन सूद चुकाने में ही खर्च हो गया। इस शोषणपरक व्यवस्था के प्रति हल्कू की पत्नी मुन्नी की नाराजगी इन शब्दों में व्यक्त होती है। मुन्नी बोलती है, न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए। ये किसान दंपति के दर्द का चरमोत्कर्ष है। उसका शोषण इस कदर हुआ है कि वह किसान के बजाय मजदूर बनना ज़्यादा पसंद करने लगा है। वास्तव में पूस की रात में जो दुर्दशा हल्कू की है, वह आज़ादी के 70 साल बाद भी शिवमूर्ति के उपन्यास आखिरी छलांग में पहलवान की भी है। पूस की रात में किसान का जीवन संघर्ष एक अर्थ में गोदान से भी ज़्यादा कठिन है। होरी के सामने भी गरीबी, ऋणग्रस्तता और सर्द रात में फसल की रक्षा करने जैसी समस्याएं हैं, किंतु खेती को लेकर उसके मन में जो सम्मान का भाव है, वह उसे मजदूर बनने से मना करता है। वह कहता है, जो 10 रुपये महीने का नौकर है वह भी हमसे अच्छा खाता पहनता है, लेकिन खेती को छोड़ा तो नहीं जाता। खेती में जो मर्जाद है वह मजूरी में तो नहीं है। किंतु पूस की रात का हल्कू जिन स्थितियों से गुजर रहा है, वे इतनी कठिन हैं कि मर्जाद का विचार निरर्थक हो गया। कहानी का अंत इसी नाटक के मोड़ पर हुआ है, जहां हल्कू किसानी छूटने से खुश नजर आता है। दोनों खेत की दशा रहे हैं। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी और हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। अब हम पूस की रात कहानी की मूल संवेदना पढ़ चुके हैं। अब हम पूस की रात कहानी के मुख्य पात्र हल्कू की चरित्र की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। हल्कू एक निर्धन किसान है जो मजदूरी करके जाड़े की रात्रि में ठंड से बचने के लिए कंबल खरीदने के लिए बड़ी कठिनाई से 3 रुपये जमा करता है, किंतु वे रुपये महाजन को ऋण चुकाने में दे देता है। पूस की रात कहानी के आधार पर हल्कू की चारित्रिक विशेषताओं को हम निम्नलिखित शीर्षकों के द्वारा बता रहे हैं। पहली विशेषता है निर्धन किसान। हल्कू भारतीय किसान का प्रतिनिधित्व करता है। वह ऋण भार से दबा है। कभी अल्पवृष्टि, कभी अतिवृष्टि, कभी फसल में लगे रोग और कभी पशुओं द्वारा चरे जाने से फसल नष्ट होती रहती है, अतः उसे मजदूरी करके गुजर करनी पड़ती है। उसकी पत्नी उसे बार बार समझाती है कि तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए। किंतु हल्कू उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता और अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी के कृषि कर्म को करता ही रहता है और ऋण भार से बराबर दबता चला जाता है। अब उसकी हम दूसरी चारित्रिक विशेषता पढ़ेंगे कि हल्कू एक परिश्रमी किसान है। उसका कर्म में विश्वास है। कृषि नष्ट हो जाती है तो वह मजदूरी करके जीवन निर्वाह करने के लिए उद्यत हो जाता है। वह उस कमाई से मात्र पेट का भरण पोषण ही नहीं करता, अपितु उससे बाकी भी चुकाता है और अन्य आवश्यक साधन भी जुटाता है। उसकी ऊख की फसल को नील गायें चर जाती हैं। पत्नी उदास है कि अब मजदूरी करके माल गुजारी अदा करनी पड़ेगी, किंतु हल्कू को अपनी मजदूरी पर भरोसा है और वह प्रसन्न मुख से यही कहता है कि अब रात की ठंड से यहाँ सोना तो न पड़ेगा। तीसरी विशेषता है हल्कू एक संघर्षशील किसान है। संघर्ष उसके जीवन का धर्म है। जब से होश संभाला है वह संघर्ष ही करता रहा है। उसने वर्षा, गर्मी और ठंड सभी को सहन किया है।
इस बार तो पूस की रात ठंड से बचने के लिए कंबल भी नहीं खरीद सका, क्योंकि जो 3 रुपए उसने कंबल खरीदने के लिए जोड़े थे उन्हें उसने सहना महाजन को दे दिए। अब वह भारी ठंड में अपने कुत्ते के साथ खेत पर छतरी के नीचे सोता है। वह जाड़े से बचने के लिए बार बार उठकर चिलम पीता है, फिर भी ठंड कम नहीं हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा कि अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े, ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात्रि थी। वह आम के बाग में पत्तियां बटोर कर तपता है, साथ ही वह अपने जबरा कुत्ते को भी अपने साथ ले जाता है। अब उसकी अगली विशेषता है, हल्कू एक स्वाभिमानी कृषक है। वह जाड़े में बिना कंबल के ठिठुरना सहन कर सकता है, किंतु सहना महाजन की गाली सुनना उसे पसंद नहीं है। महाजन के आने पर वह मुन्नी से रुपए मांगता है। तब वह उसे समझाती है कि 3 ही रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा। माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी। मगर हल्कू साहूकार सेना की घुड़कियां एवं गालियां नहीं सह पाता, अतः वह अपनी पत्नी से रुपए लेकर सेना को दे देता है। भले ही उसे रुपए देते समय भारी दुख होता है कि अब उसके पास कंबल खरीदने का कोई उपाय शेष नहीं रह गया था। यानी कि वो इतना अधिक स्वाभिमानी है कि वो ठंड को सहन कर सकता है, लेकिन सैला की गाली नहीं सुनना पसंद करता। अब हल्कू की अगली विशेषता है कि हल्कू एक संवेदनशील मानव है। हल्कू जहाँ संघर्षशील किसान है, वहाँ एक संवेदनशील मानव भी है। उसे महसूस होता है कि जिस प्रकार मुझे जाड़ा लगता है उसी प्रकार कुत्ते को भी जाड़ा लगता है। अतः वह जबरा से कहता है, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेटा रहे, तो यहाँ क्या लेने आए थे। अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं। अपनी इस संवेदनशीलता और सहानुभूति से प्रेरित होकर वह प्राणी में अभेदता को मानने लगता है। वह कुत्ते को अपने हृदय से लगा लेता है। उसमें इस सभी प्राणियों को आत्मवत समझने की भावना प्रबल रूप से दिखाई देती है। अब है उसकी अगली विशेषता, हिम्मत का हारा किसान। हल्कू तकदीर का मारा है और हिम्मत का हारा किसान है। वह कृषि करता है, परिश्रम करता है, किंतु कोई न कोई कारण ऐसा बन जाता है कि उसकी फसल नष्ट हो जाती है। अतः उस पर न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकाने ही नहीं आती। उसकी पत्नी इसलिए उसको खेती छोड़ने के लिए और मजदूरी करके जीवन निर्वाह करने का परामर्श देती है। इस बार भी एक कंबल के अभाव ने उसकी सारी फसल को चौपट कर दिया। उसने गर्मी से संघर्ष किया, वर्षा से संघर्ष किया, और जब उसकी ऊख तैयार हो गई थी, उसके ठंड से संघर्ष करते हुए भी कुछ ही क्षण के प्रमाद और हिम्मत की हार से नष्ट हो गई। यदि वह थोड़े से प्रमाद को त्याग कर हिम्मत करता तो उसकी फसल नष्ट होने से बच जाती, किंतु थोड़े से प्रमाद और हिम्मत के अभाव से उसके जीवन के स्वप्न पूर्ण न हो सके। अब उनकी अगली विशेषता है कि हल्कू जो है वो यथार्थ की स्थिति का ज्ञाता है और वह विवेकशील किसान है। वह वस्तु स्थिति से अवगत है कि जो परिश्रम करता है वह भूखे मरता है और ठंड में ठिठुरता है, लेकिन पूंजीपति अपनी पूंजी के बल पर सुख से जीवन व्यतीत करता है। न उसे जाड़े की चिंता है और न भोजन की। वह जानता है कि परिश्रम हम करते हैं और हमारे परिश्रम पर मौज साहूकार उड़ाता है। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल रहते हैं, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें और मज़ा दूसरे लूटें। ये इस कहानी की मूल संवेदना है। इसमें यही कहा गया है कि पूस की रात जो कहानी है, इसमें कार्य कोई करे और मौज कोई उड़ाए, यही इस कहानी की मूल संवेदना है। इस प्रकार हमने हल्कू के चरित्र की अत्यंत स्वाभाविक एवं अनेक गुणों से समन्वित चरित्र चित्रण कर लिया है, पढ़ लिया है। उसे ऐसे कृषकों के गुणों से मंडित किया गया है जो संघर्षरत रहकर श्रम करता है और फिर भी अभावग्रस्त रहता है।